अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। आज प्रोग्राम में क्या होगा उसकी टॉप स्टोरीज में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। IMF यानी कि आलमी मालियाती जो फंड है यानी कि जो IMF है उसकी जानिब से प्रोग्राम जो बहाल हुआ है उसके बाद हमने देखा है कि डॉलर की जो कदर है उसमें कमी देखी गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या इस कदर की कमी होने के बाद जो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं या जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं क्या उसमें भी कमी वाकई हो पाएगी। इस हवाले से बात करेंगे। सिंध की बात करेंगे जहां पर बारिशों के मौसम के बाद सैलाब के बाद एक खासे बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। बलूचिस्तान की सिचुएशन हम सबके सामने कि हालिया बारिशों के बाद सिंध में वबाई अमराज की एक्चुअल सिचुएशन क्या है। फिर शाहीन शाह के फिटनेस के हवाले से बात करेंगे, स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे और प्रोग्राम में मिशन स्टार फंड रिलीफ के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे ज़रा सियासी जो गहमा गहमी है उस हवाले से और जो सैलाब की सूरत हाल है और क्या जो हमारे सियासतदान हैं वो इस हवाले से कितने उनकी तरजीहात क्या वाज़े हैं इस वक्त, इस हवाले से बात करते हैं। और पाकिस्तान की अगर सियासत की बात की जाए तो पाकिस्तान में हर बात पर सियासत हो सकती है, चाहे फिर खारजा पॉलिसी हो या दाखिली मसाइल हो, कानून हो या मजहब हो, मईशत से लेकर जाती जिंदगी तक जो सियासतदान हैं वो सियासत कर सकते हैं। हुक्मरान हमारे हुक्मरानों से ज़्यादा सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो मुतहरिक शायद ही कोई और हुक्मरान हो। आम हालात में सियासत की ये कसरत जमहूरियत का हुसन है आजकल, मगर आम हालात नहीं है, डिफरेंट है। मुल्क हमारा आफत ज़दा करार है, सैलाबी सूरत हाल है, कितने लोग इससे मुतासिर हुए हैं, कितने घर इससे मुतासिर हुए हैं। मुल्क का आधे से ज़्यादा हिस्सा बारिशों और सैलाब से मुतासिर हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब तकरीबन उसका एक जो बड़ा हिस्सा है वो ज़ेरे आब आ चुका है। मुतासिर होने वाले सैलाब में अपना मालो मता, घर बार, मवेशी, अपने प्यारों को खो रहे हैं। मगर इस वक्त हमारे सियासतदानों की, हमारे हुक्मरानों की तरजीहात क्या होनी चाहिए, ये एक सवालिया निशान है। इस वक्त हमारे हुक्मरान एक दूसरे पर FIR दर्ज करवा रहे हैं। इस वक्त हर जमात किसी ना किसी तरह हुकूमत का हिस्सा है, मगर अवाम को बचाने की बजाय अपनी साख बचाने के चक्रों में सब लोग मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। इसी रवैये के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर सहाफ़ी आसमा शेराजी साहिबा। आसमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। मुल्क सैलाब की जद में है, 1100 से ज्यादा लोगों की अमवात हो चुकी हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि सियासतदान, हुक्मरान इस वक्त भी कुर्सी की सियासत कर रहे हैं, अवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया नबीहा। ज़ाहिर है कि इस वक्त गैर मामूली हालात हैं, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी आफत का सामना है और ये कोई मामूली आफत नहीं है जो कि इस वक्त पाकिस्तान जिसका मुकाबला कर रहा है, जिसका सामना कर रहा है। एक ऐसा मुल्क जिसको कि आप देखिए कि पहले से ही मुआशी तौर पर वो तबाही के धाने पे यानी दिवालिया होने के करीब, और उसके बाद फिर आप देखें कि अरबों खरबों का नुकसान जो है वो हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है और ऐसे मौके के ऊपर जाहिर है कि तवक्को यही होती है कि अवामी नुमाइंदे, सियासी जमातें, सियासी रहनुमा जो हैं वो आगे निकलेंगे, आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी सियासी जमातें तकरीबन इस वक्त मैदान में हैं। फाइनली इमरान खान साहब ने भी एक टेलीथॉन की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उन्होंने सियासी जलसे वगैरह किए वो कोई अच्छे टेस्ट में नहीं गई बात। अगर वो सियासी जलसे ना करते, रोक देते, अपनी सियासी सरगर्मियों को मुअत्तल कर देते, वो आवाम में फौरी तौर पर चले जाते, तो मेरा ख्याल है कि इसका जो एक इम्प्रेशन था, जो इम्पैक्ट था, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता। इससे खुद इमरान खान साहब की जो सियासत है उसको भी नुकसान पहुंचा है। अगर ये कहा जाए कि उनको नुकसान नहीं पहुंचा तो मेरा ख्याल है कि ये गलत बात होगी, उनको भी नुकसान पहुंचा है। और ये एक बेहिसी या खुदगर्जी की बात नहीं है। ये इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडरस्टैंड करके अवाम की नब्ज़ के ऊपर हाथ रख के सियासत करने की बात है। और अगर कोई सियासत नहीं करता अवाम के मुताबिक तो आप उसको खुदगर्जी कहेंगे। और लेकिन संजीदगी का मुजाहरा तो देखिए करना पड़ेगा, ये वक्त की जरूरत है। पीर को वजीर आजम हाउस में सैलाब के चैलेंज से निपटने के लिए मीटिंग थी, तमाम सूबों के वजीर आला को दावत दी गई थी, मगर हमने देखा कि जो परवेज इलाही साहब हैं वो खान साहब के टेलीथॉन में तो चले गए लेकिन वजीर आजम हाउस नहीं गए। आपको लगता है कि इन हालात में वजीर आला पंजाब का ये रवैया दुरुस्त है?
जी देखिए, बिल्कुल ये दुरुस्त रवैया नहीं था। और पहली बात तो ये कि जहाँ तक हमारी इत्तला है, शायद पीटीआई को दावत भी उस तरह से नहीं दी गई थी, लेकिन वुज़राए आला को दावत ज़रूर दी गई थी। पीटीआई को भी दावत मिलनी चाहिए थी और जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं उनको भी बुला लेना चाहिए था, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ तक वुज़राए आला का मामला है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वुज़राए आला उसमें नहीं शरीक हुए, तो जाहिर है कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। इसका मतलब ये है कि कोई भी अपनी, यानी ख़ास करके तहरीके इंसाफ जो है, उसको अपनी पॉलिटिक्स को इस वक्त अवाम के मुताबिक ढालना चाहिए। ये नहीं कि अगर वो पॉपुलर जमात हैं या मकबूल पार्टियां हैं तो वो इस तरह के लाएअमल को इख्तियार करें कि आप हटदर्मी के ऊपर आएँ या आप कहें कि वन साइडेड जो है वो चीज़ जानी चाहिए, या अपने सियासतदानों के साथ या हुकूमत के साथ नहीं बैठना। तो ये मामलात को तातुल की तरफ, डेडलॉक की तरफ लेके जाएगा, बंद गली में ला के पाकिस्तान को खड़ा करेगा। ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है पाकिस्तान के लिए कि आप ये कहें कि हमने हुकूमत के साथ बात ही नहीं करनी, हमने, और ये खास करके ये नैरेटिव है तहरीक इंसाफ का कि करप्ट लोगों के साथ हमने नहीं बैठना। तो करप्शन के जो मामलात हैं वो तो हर जमात के ऊपर इल्ज़ामात हैं, तो आप कहाँ कहाँ किस किस को अवॉइड करेंगे। मुल्क को इस वक्त जो है वो एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, एक परचम तले, एक सफ़े के ऊपर सियासी जमातों को इकट्ठे होना है, इदारों को इकट्ठे होना है, ताकि वो एक लाएअमल के साथ खास करके मईशत के ऊपर आगे बढ़े। और अगर इस मौके के ऊपर, सैलाब के ऊपर, यानी अवाम का जहाँ पे मामला है उसके ऊपर आप इकट्ठे नहीं हो सकते, तो फिर आपकी सियासत किसके लिए है, खुद के लिए या अवाम के लिए, ये फैसला करना जो है। एक वीडियो का तस्करा मैं करना चाहूंगी, आई एम श्योर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, गर्दिश हुई पड़ी है, आपने भी ये वीडियो देखी होगी, और जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हेलीकॉप्टर में बैठे सलाम मुतासरीन को वेव कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, और पीछे से मुबैना तौर पर शौकत यूसुफजई, उनकी आवाज है, बड़ी क्लियर आवाज है, और वो कह रहे हैं, बड़ी हैरत की बात है, मुझे बड़ी हैरत हुई उनका ये जुमला सुन के, उन्होंने बोला कि ये भी एक जलसा ही लग रहा है। इससे ज्यादा मैम बेहिस्सी और क्या हो सकती है? देखिए, आप तनकीद ज़ाहिर है कि हम सब करते हैं, करनी चाहिए। महमूद खान साहब को या जो भी वज़राए आला हैं उनको आवाम के अंदर होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली नहीं गए हैं। इमरान खान साहब भी एक ही इलाके के अंदर गए हैं, फिर उन्होंने टेलीथॉन किए जिसमें कि वो 5 अरब रुपए इकट्ठे करने की बात कर रहे हैं। अल्लाह करे कि 5 अरब इकट्ठे हो गए हों और वो पाकिस्तान के अवाम पे भी लगें, लेकिन ओवरऑल जो रवैया है वो रवैया कोई बहुत ज़्यादा, हम इसको अवाम दोस्त रवैया नहीं कह सकते। इमरान खान साहब मेरा ख्याल है कि कड़िए खान में गए थे और वहाँ पे कुछ जो है वो देखा उनको पानी में चलते हुए, लेकिन वो भी इर्द गिर्द उनके टेंट्स लगे हुए थे और उसके ऊपर भी कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ा। कोई भी सियासी रहनुमा हो, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, अगर उनकी क़यादत जो है वो अवाम में नहीं जाएगी और अवाम के साथ नहीं जुड़ेगी, ये ऐसा मौका है कि जिसको सारी ज़िंदगी नहीं भुलाया जाएगा, क्योंकि अवाम इस वक्त वाकई दुख और दर्द में मुब्तला है। उनके घर तबाह हो गए हैं, उनके मवेशी बह गए हैं, उनका सामान बह गया है, उनकी जमा पूंजी जो है वो बह गई है, उनके बच्चे बह गए हैं, इंसानी जानों का ज़िया हो गया है। तो मेरा ख्याल है यही वो वक्त है, और ये इस वक्त में अगर आप अवाम के साथ नहीं जुड़ेंगे, अवाम के साथ नहीं आएंगे, तो अवाम इस मामले को कभी भी फरामोश नहीं कर पाएंगे। और ऐसे मौके पे, जबकि आपको सियासत के लिए तो 365 दिन है, अगर 1 महीना 1.5 महीना आप अवाम के अंदर रह के उनके मसाइल का तदारुक नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि हेलीकॉप्टर से बैठ के नज़ारे करके और आवाम के दुख दर्द में शरीक होने का कोई फ़ायदा नहीं। आवाम बहुत मैच्योर हो चुके हैं, वो समझते हैं कि कौन जो है उनके दरमियान में और कौन नहीं। वज़ीर आला सिंध के अलावा किसी भी सूबे का वज़ीर आला हमें एक्टिवली फील्ड में सलाम मुतासरीन के साथ नजर नहीं आया। जनूबी पंजाब की अजला आफत ज़्यादा हैं, मगर वज़ीर आला पंजाब क्या सलाम मुतासरीन उनकी तरजीहात में है, या इमरान खान की सेफ्टी, उनकी हिफाजत के बारे में ही वो सोचते रहेंगे? देखिए, तरजीहात तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा तय होने वाली हैं। ये बात दुरुस्त है जो आपने कही कि वज़ीर आला सिंध हमें नज़र आ रहे हैं, मुस्तकिल नज़र आ रहे हैं, सिंध के नुमाइंदे भी आवाम के अंदर नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम जहाँ भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गए हैं, इवन पंजाब के तौसा शरीफ है, राजनपुर है, डेरा गाजी खान, 3 तो अजला हैं पंजाब के भी, हमें वहाँ से शिकायतें ही सुनने को मिली हैं। आज भी हमने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ बात की, उनसे ऑन ग्राउंड सिचुएशन पूछी, उनका शिकवा आवाम का यही है। इवन नौशहरा में मैं गई थी, परवेज़ खटक साहब का हल्का है, लोग तो शिकवा कर रहे हैं कि
कि परवेज़ खटक साहब उनसे आके नहीं मिले, उनके बीच में नहीं है, उनके दरमियान में नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अहम सवाल है और जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी अगर आपने अपनी तरजीहात को तय नहीं किया इस वक्त पे तो फिर आप कब तय करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है कि पंजाब के अंदर भी 3 अजला तो बर्बाद हुए। हमें तो वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो नज़र नहीं आए, हालांकि परवेज़ इलाही साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस तरह का नहीं था। और ये अफसोसनाक बात है कि अगर पंजाब के अंदर परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पूरी तरह उनकी तवज्जो जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर है और यहाँ पे एक तनाज़ा खड़ा हुआ है इस्लामाबाद में कि पंजाब पुलिस हिफाजत करेगी और क्या, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसी गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं जिससे कि आपको जवाबदेही जिसकी करनी पड़ेगी आने वाले दिनों में। तमाम, मैं बार बार ये बात कर रही हूँ, तमाम नुमाइंदों को, तमाम वज़राए आला, तमाम जो आला हुकाम हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उन सबको ये सोचना होगा कि अगर वो कल को उनके पास, अवाम के पास जाएंगे तो अवाम के हाथ होंगे और आपकी आसमा साहिबा, हमने हमेशा से देखा है, अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री भी उठाकर देखें तो हम देखते हैं कि जो खान साहब हैं वैसे तो वो अपने आप को अवामी लीडर कहते हैं, उनकी फॉलोइंग भी इतनी ज़्यादा, लेकिन जब भी कोई खुदा ना खास्ता कोई सानिया हुआ है, कौमी सानिया हुआ है, तो खान साहब अवाम में जाने से, उनसे कनेक्ट करने से गुरेज करते हैं। इसके पीछे क्या कोई खास रीज़न है या अवामी लीडर फिर इसी तरीके से होते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब जलसे करते हैं, जलसे करते रहे हैं, मुस्तकिल अवाम के अंदर जलसों के ज़रिए से मौजूद हैं। उनकी एक प्रेजेंस जो है वो अवाम के साथ राब्ते की मौजूद है, इसमें कोई शुबा नहीं कि इंगेजमेंट है। लेकिन ये जो अवाम के बीच में जाना और अवाम के लिए दुख दर्द में शरीक होना, उसका अनफॉर्चुनेटली इस जो सैलाब है उसके अंदर अभी तक हमें अमली मुजाहरा नज़र नहीं आया। उनके पार्टी का भी हमें अमली मुजाहरा नज़र नहीं आया, उनके लोगों का भी। ठीक है, टेलीथॉन उन्होंने की जिसमें कि प्लेजेस आए, वादे आए हैं कि 5 अरब रुपए जमा हो गए, लेकिन जब वो ऑन ग्राउंड जाएंगे, वो लगेंगे, वो कितने असल में पैसे आए हैं इसके ऊपर जो है वो जाहिर है कि अभी तक देखना पड़ेगा कि क्या जो है वो सूरत हाल बनती है और किस तरह से उसको जो है वो बताया जाता है लोगों को और उन तक पहुंचाया जाता है उस इमदाद को। लेकिन ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हों, उनके नुमाइंदे हों, उनके लोग हों, एक शिकायत जनरली जो है वो आ रही है कि इमरान खान साहब खुद और उनकी जमात के लोग जो हैं वो अमली तौर पर जिसे कहते हैं वो हमें ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रहे उस तरह से। अलबत्ता और ये जो टेलीथॉन भी हुई है ये बहुत दिनों के बाद हुई है, जब बार बार कहा गया कि सियासी जलसे इमरान खान साहब क्यों कर रहे हैं, उनको आवाम में होना चाहिए, उनको सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल करनी चाहिए, उसके बाद ही हुआ। तो पहले हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अब भी वक्त है कि इमरान खान साहब और उनकी जमात जो कि अपने आप को एक मकबूल जमात कहती है वो अवाम में उतरे, वो उनके साथ खड़ी हो, उनके साथ खड़ी नज़र आए। ये नहीं कि फ़ोटो सेशन हो, आपने तस्वीरें बनाएं और आप निकल जाएं। ये मेरा ख्याल है कि अवाम, अगर आप समझते हैं कि उनको मालूम नहीं है तो अवाम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं और सारी सियासी जमातों को जो है वो फोटो सेशन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा शिराजी साहिबा आपका, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया और जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारे सियासतदान हैं, उनकी तरजीहात इस मुश्किल घड़ी में कैसी हैं, इस हवाले से आप रोशनी डाल रही थी। प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सैलाब मुतासरीन के लिए प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान यानी एप्सेप और ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस यानी पामी की जानिब से मुल्की सतह पर इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को दुनिया भर में इंसान दोस्ती, बेलौस रज़ाकाराना खिदमात के लिए जाना जाता है और जब भी अपने वतन पर मुसीबत आई है, हम अपने बहन भाइयों पर जब भी कोई मुसीबत आई है तो कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब पीछे नहीं रहते हैं, सब कंट्रीब्यूट करते हैं। और इस वक्त भी हमारे वतन अजीज को बदतरीन सैलाबी तबाही की जो एक मुश्किल है, ये मुश्किल हालात हैं, इससे हमारा मुल्क दो चार है। और इस आफत की घड़ी में हम अपने हमवतनों को इमदाद पहुंचाने के लिए एप्सेप और पामी ने सुपीरियर फाउंडेशन के ताउन से मिशन एसआर फ्लड रिलीफ फंड कायम किया है। आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि इस इमदादी मिशन में बढ़ चढ़कर आप लोग
हिस्सा लें, इसमें कंट्रीब्यूट बने और इसका हिस्सा बने। इसी हवाले से बात करेंगे, मिशन इसार के हवाले से बात करेंगे कि कौन से बड़े इकदाम उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एफसेप मोहम्मद मुर्तज़ा नूर साहब। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एफसेप और पामी की जो काविश है, कौन कौन से अहम इकदाम उठाए जा रहे हैं, हमारे देखने वालों को जो आपको सुन रहे हैं उनको मिशन इसार और एफसेप के मुतालिक थोड़ी सी आगाही सिर्फ फराहम कीजिएगा। जी थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं न्यू टीवी का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो हमारी इस नोबल काज में हमारे साथ हैं और इसको बिल्कुल एक पब्लिक अवेयरनेस के तौर पर बड़ा एक अहम रोल प्ले कर रहा है न्यू टीवी। तो मैं आपकी टीम का और सबका शुक्रिया भी अदा करूंगा। जहाँ तक एफसेप का ताल्लुक है, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, इसने इससे पहले भी इस तरह के बहुत से इकदाम उठाए हैं, चाहे वो कोविड-19 की बात हो और इसके अलावा पहले जो फ़लस्तीनी हमारे स्टूडेंट्स थे, जो नौजवान थे, उनके लिए पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने 500 स्कॉलरशिप ऑफ़र किए थे। और ये 500 स्कॉलरशिप में जो मेजर पोर्शन था 375 मेजर जो पोर्शन था वो एफसेप की यूनिवर्सिटियों ने ऑफ़र किया था। और माशाल्लाह वो जो हमारे जो फ़लस्तीनी बच्चे हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। और जहाँ तक इस मिशन एसार की बात है, जिसका मतलब ये है कि हमने कुर्बानी दे, इसमें हमने एक दूसरे के काम आना है, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना है। इसके 5 मेन पॉइंट्स हैं। नंबर 1 तो है इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस है कि जो बेघर लोग हैं और जो बेरोज़गार हो गए हैं उनको वो हम किया जाए। दूसरी है राशन डिस्ट्रीब्यूशन और मेडिसिन के मेडिकल और कैंप्स लगाए जाएं, राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि इस वक्त खुराक खाना ये बहुत ज़रा इम्पोर्टेंट है, उनको इस वक्त प्रोवाइड किया जाए। तीसरी है उनके कैसे बहाल किया जाए, जो मुतासरा घर हैं उनको कैसे तामीर किया जाए। फिर ये जो मुतासर फैमिलीज़ हैं उनको हम कैसे दोबारा उनको अपने पाँव पर खड़े करें। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि क्योंकि ये पामी और एफसेप मिलके कर रहे हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटियों की तादाद वो है 242 है, जिसमें से 40% जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है और प्राइवेट सेक्टर में 50% से लगभग जो तालिब इल्म है वो प्राइवेट सेक्टर में है। तो हम उनको मोबिलाइज भी कर रहे हैं, जो हमारी जो फैकल्टी भी है और स्टूडेंट्स भी, ताकि उनमें भी ये जज्बा इसार पैदा किया जा सके और वो भी इस मिशन में हर लिहाज से, चाहे वो फंड रेजिंग हो, चाहे वो वॉलंटियर टास्क हो, तो वो भी बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा ले सकें। और इसके अलावा जो अगला जो बहुत सा इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, जाहिर है कि हम यूनिवर्सिटीज़ को हमेशा ये कहा जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हम उनको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। और इसी वजह से कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी बिल्डिंग सोसाइटीज़, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग कम्युनिटीज़। तो हमने जो इफेक्टेड बच्चे होंगे, जो जाहिर है कि इस वक्त बहुत से लोगों का कारोबार भी खत्म हो गया, इवन घर भी रहे, लोग भी रहे, तो उसमें हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटियों में हम उनकी स्टडीज को बिल्कुल और ये बहुत जबरदस्त बात है कि स्टूडेंट्स को मोबिलाइज किया जा रहा है और उनके थ्रू उन जगहों पर पहुंचा जा रहा है, उन इलाकों तक पहुंचा जा रहा है और हेल्प ली जा रही है। और सबसे अच्छी बात है कि जो जज्बा है हमारे स्टूडेंट्स का वो भी दीदनी है। आप साथ रहिएगा मोहम्मद मुर्तज़ा नूर साहब। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रजी, प्रेसिडेंट सिंध चैप्टर पामी, भी हमारे साथ मौजूद है, इन कॉन्वर्सेशन है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया इन प्रोग्राम में। आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहां पर इमदाद की तरसील के लिए पामी के नेटवर्क कितने वसी हैं और कितने बड़े हैं? देखिए, इस वक्त प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 100 से ऊपर जो है पूरे पाकिस्तान में इस मुहिम में शरीक है और मैं सिंध चैप्टर का पामी का प्रेसिडेंट हूँ। मैं सिंध के बारे में आपको बता सकता हूँ कि हमारे जितने साथी हैं वो दूर दराज के शहरों से आके यहाँ पर, आज सुबह भी मैं एक टीम जो है उसको मैं भी छोड़ के आया हूँ आपके प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले। वो सड़कों में बैठे हुए, सड़कों के किनारे बैठे हुए, गांव में पानी में फंसे हुए लोगों के तक पहुंचकर उनकी मदद कर रहे हैं। और इसमें मदद के साथ साथ, जैसे कि अभी हमारे पहले स्पीकर ने भी जिक्र किया कि एक बहुत अहम चीज है कि जज्बा जो है वो स्टूडेंट्स में बेदार किया जाए। हम मुस्तकबिल के डॉक्टर्स ट्रेन कर रहे हैं
वो दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ये आपके आने वाले दिनों के मसीहा हैं, वो कल ये बागडोर संभालने वाले हैं। उनके अंदर जब वो जाते हैं और लोगों का हाल देखते हैं तो उनके अंदर जो नफ्सियाती और ज़हनी जो तब्दीली आती है देख के लोगों को, और उनकी मदद करने का जज्बा पैदा हो रहा है, वो अपनी मतलब मिसाल आप है। मैंने कल कुछ तस्वीरें भी शेयर की थी। मीरपुर खास के इर्द गिर्द हमारा मेडिकल और डेंटल कॉलेज जो है मीरपुर खास में वाक़ मोहम्मद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, और यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही आई है और आसपास के गांव में यानी लाखों लोग सिर्फ हमारे इलाके में लोग बैठे हुए हैं। कोई हुकूमत, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अकेले इनको नहीं देख सकती जब तक कि सब लोग मिलके इनके लिए इनका काम ना करें। तो हमारी सारी टीमें दिन रात मौजूद है और हमारा हदफ ये है कि सिंध चैप्टर जो है वो कम से कम 10 करोड़ रुपए जो है वो जमा करके और इनके ऊपर खर्च करे, और इंशाअल्लाह ताला हम इस हदफ के करीब है। ठीक सर, अभी तक कितना कलेक्ट किया जा चुका है एंड हाउ विल यू मेक श्योर डोर टू डोर? अब तो वो वाला उस तरह का सिलसिला ही नहीं रहा, जितनी तबाही हो चुकी है, लेकिन किस तरह से यू विल मेक श्योर एंड योर टीम के तमाम जो मुस्तहिक अफराद हैं, जो सैलाब मुतासरा हैं, उन तक पहुंचा जाएगा? और ऐसे में जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, क्या वो तमाम स्टूडेंट्स मदद के लिए तैयार हैं, फील्ड में जा रहे हैं? मैं आपको ये बात बताऊं कि ये हमारी जो यूथ है ना, ये बड़ी जबरदस्त कौम है और इनको मोबिलाइज करने वाला चाहिए। ये जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में, असल चक्कर यही है कि इन बच्चों को कोई लुक आफ्टर करे, इनको लीड करे एग्जाम्पल के साथ, और फिर ये आपका साथ नहीं छोड़ते, इनको सही तरह से। अभी भी इस वक्त भी हमारी 4 यानी सिर्फ मेरे मेडिकल कॉलेज मोहम्मद मेडिकल डेंटल कॉलेज की 4 गाड़ियां जो है वो मुख्तलिफ देहातों में अलग अलग जो है वो खाने का सामान और दवाइयां लेकर मेडिकल स्टूडेंट के साथ गई हुई। और ये मैंने कुछ तस्वीरें भी शेयर की थी, शायद आप लोगों तक पहुंची होंगी, कि जो पानियों में जा जा के बच्चे जो हैं वो घरों में राशन दे रहे हैं और उनके इलाज कर रहे हैं और उनको दवाइयां पहुंचा रहे हैं। तो ये हम यानी जाहिर है कि आपने एक बात बहुत अच्छी पॉइंट आउट की कि अब इतना ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट नहीं हो सकता है कि एक जगह से, लिहाजा अब जो शख्स जहां पर है, जो टीम जहां पर है, वो अपने काम में जुटी हुई है और इसी तरह से होगा इंशाल्लाह। ठीक है नूर साहब, कमिंग बैक टू यू, जरूरतमंद लोगों के लिए अतियात की फराहमी को यकीनी किस तरह से बनाएंगे? खास तौर पर जो नकद अतियात हैं, सबसे जो इस वक्त प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूं, या जो तरजीह है, आप क्या समझते हैं कि वो क्या है? वो फाइनेंशियल असिस्टेंस है जैसा कि आपने इसका पहले जिक्र किया, या फिर राशन की तकसीम है? देखें, ये सबसे पहली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम इसकी ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से इंश्योर कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त सुपीरियर फाउंडेशन है जिन्होंने कोविड-19 में भी बड़ा अच्छा काम किया था, हमने उसी फाउंडेशन को अपने साथ में उसको मिलाया है और वो हमारे साथ एक हेल्पिंग हैंड है। और इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब जो कि एप्सप के भी चेयरमैन हैं और पामी को भी वो लीड कर रहे हैं, तो वो खुद इसको सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। उनका विजन भी यही है और उन्होंने सबसे पहले खुद उसमें कंट्रीब्यूट किया है, फिर उन्होंने दूसरों से बात की है। तो ये एक हमारी लीडरशिप का विजन भी वहाँ पे मौजूद है। और ट्रांसपेरेंसी भी इस लिहाज से है कि हमारे पास ये जो जितने भी हमारे इस वक्त मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी सारी इसमें इन्वॉल्व हैं। और कल भी हायर एजुकेशन कमीशन में प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की मीटिंग हुई थी जिसमें इस HEC की लीडरशिप ने एप्सप के इस काम को बड़ा अप्रिशिएट किया है, क्योंकि इस वक्त जो हायर एजुकेशन में मेन जो रिलीफ का जो काम है वो एप्सप पाकिस्तान ही उसको सर अंजाम दे रहा है। और हम इसमें ये हमारे जो चैप्टर्स के प्रेसिडेंट्स हैं, जैसे कि पामी की तरफ से बताया जा रहा था, इसी खैबर पख्तूनख्वा में हमारे जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अमले ने 2 दिन की सैलरी ऑलरेडी डोनेट कर दी है कि वो देंगे। और सेम ही हमारा जो इस्लामाबाद चैप्टर है वो भी यहाँ से राशन और दूसरी चीज़ें भिजवा रहा है, और सिंध चैप्टर भी इसी तरीके से काम कर रहा है। और हम यानी इस वक्त जो है हमने पूरे पाकिस्तान को मोबिलाइज करके इंशाअल्लाह ताला जज्बा इसार से उनको सरशार करके इस मुश्किल घड़ी में हमने अपने भाइयों के साथ शाना बशाना चलना है। और ये बड़ी अहम बात की है डॉक्टर साहब ने भी कि देखें ये इतना बड़ा चैलेंज है, ना कोई एक फ़र्द इसको डील कर सकता है, ना कोई अकेला इदारा कर सकता है, ना हुकूमत कर सकती है। हमें इसमें मिल के काम करना है, हमने कोऑर्डिनेटेड कंबाइंड एफर्ट्स करनी है। और दूसरी जो
जज्बा, इस मिशन एसआर में हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की है वो ये किया है कि हमने जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ है उनको भी इसमें मोबिलाइज किया है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ बहुत सी इन इलाकों में मौजूद हैं, खैरपुर में मौजूद हैं जहाँ पे फ्लड है, तो हमने उनके नौजवानों को भी मोबिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये चैलेंज ऐसा है कि जिसमें हमने सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना है। और इंटर यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम जो कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का सबसे बड़ा कंसोर्शियम है, उसको भी इसमें हमने इन्वॉल्व किया है। तो इंशाअल्लाह ताला मकसद हमारा यही है कि एक टेंजिबल वे में और एक इफेक्टिव वे में, कोऑर्डिनेटेड वे में हम अपने भाइयों के साथ खड़े हों। और यूनिवर्सिटियों की भी एक जिम्मेदारी है कि अगर मुल्क में कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो वहाँ पे वो अपने नौजवानों को मोबिलाइज करें। और पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा जो एसेट है उसके नौजवान है जी। पाकिस्तान दुनिया के उन सब चंद ममालिक में शामिल है जहाँ पे आपने बिल्कुल जो जज्बे की बात की, जो हुब्बुल वतनी की आपने बात की, ये वाकई हमारी जो कौम है, हमारे जो लोग हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही हैं। और जैसे कि हमारा जो बिजनेस जो तबका है, ये जो बिजनेसमैन है, वो इसमें बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन आपने जैसे जिम्मेदारी उठाई, हमारे चेयरमैन साहब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब लीड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, आप जैसे लोग यहाँ पर इसका हिस्सा बने हुए हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज एक पेज पर, और कितनी एफर्ट की जा रही है, कितने सारे चैलेंजेस दरपेश उसमें होंगे, लेकिन उसके बावजूद इस मिशन को, इस कॉज को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये वक्त की जरूरत है कि बाकी तमाम लोग भी इकट्ठे हों, एक पेज पर आए और इसका हिस्सा बने। डॉक्टर साहब, आप कुछ बात मेरे हाल से कहना चाह रहे हैं, कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं जी? मैं ये बात जो है, इस पे जितना जोर दिया जाए कम है। मैं चौधरी अब्दुल रहमान साहब की तारीफ इस लिहाज से करता हूँ कि उन्होंने देखें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को, मीडिया को और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस को एक जगह इकट्ठा किया है। और जितना अहम ये काम है जो कि फील्ड में हो रहा है, पैसे की जो कलेक्शन हो रही है, उससे भी शायद ज्यादा अहम काम ये है कि आपका जो यूथ है वो मोबिलाइज हुआ है। इस वक्त अगर आप जाके देखें, खास तौर पे सिंध के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे एक एक दरिया के किनारे, एक एक नहर के किनारे, एक एक गाँव में, एक एक जगह पे जहाँ तबाही आई हुई है, वहाँ पे आपको बच्चे, लड़के लड़कियां सामान लिए हुए जाते हुए मिल रहे हैं। वो भी देख रहे हैं कि ये कोई एक ऐसी कौम है जो कि हमें अपना समझती है और इस लिहाज से एक हमाहंगी और दोस्ती बढ़ रही है। अच्छा, अब इसमें ना कोई रंग की है, ना कोई नस्ल है, ना कोई मजहब है, ना कुछ है, सिर्फ इंसानियत का जज्बा है। ये जज्बा जो प्रमोट हो रहा है इस काम से, ये इस मुल्क में एक दूररस असर डालेगा। आप देखिएगा मुस्तकबिल में जब भी पाकिस्तान की तारीफ लिखी जाएगी तो इस चीज में जो हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने जो रोल अदा किया है वो सुनहरी हरफों से निकल जाएगा। और आने आपके लोग कहते हैं ना कि ये जो है मसीहा होना चाहिए डॉक्टर को, और नहीं वो स्पिरिट नजर आ रही, वो स्पिरिट आसमान से नहीं उतरती, वो इस तरह के कामों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके उठती है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो काम हो रहा है ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल में बहुत। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं? इतने बड़े पैमाने पर आप फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं और कुछ हद तक ये करने में आप कामयाब भी हुए और बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है और लोग मदद करना भी चाहते हैं, लेकिन आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम चैलेंजेस जिनका आपको सामना करना पड़ा होगा, वो क्या है? देखिए, अभी आपको बताया गया है कि तमाम तफसील से कि किन किन फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन जो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप खातून हैं, आप इसको समझेंगी कि मेरी लड़कियां जब गईं कुछ खेमों में तो वहाँ की औरतों ने कहा कि हमारे पास कोई टॉयलेट नहीं है। अब वहाँ पे जो कुछ गांव होता था वहाँ पे हम खेतों, गांव में, जंगल में चले आते थे, यहाँ पर हमारे पास कुछ है नहीं, पानी, हम खेमे में बैठे हैं, इर्द गिर्द कोई चीज नहीं है। तो मैंने फिर यहाँ बात की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से और उनके लिए कुछ बंदोबस्त। मसला कहने का ये है कि जब आप जाते हैं तो चैलेंजेस आपको नजर आते हैं कि यहाँ पर कौन से प्रेग्नेंट औरतें बैठी हुई है, वो कह रही हैं कि यार उनकी डिलीवरी होने वाली है। तो हमने उनके लिए फिर इंतजाम किया कि वो हमारे अस्पताल में आके गैनी वार्ड में दाखिल होके और डिलीवरीज कराएं। तो इस तरह के जो फील्ड में डे टू डे चैलेंज जो आप बता रही ना, वो बहुत सारे हैं। राशन अपनी जगह है, दवाएं अपनी जगह हैं, बीमारियां अपनी जगह हैं, जो इसके अलावा जो सोशल और मेंटल जो ये लोग जिससे सफर कर रहे हैं जी, उसके अंदर उनको अपलिफ्ट करते हैं बच्चे जाके।
और वो सारे मतलब ये कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ, मगर ये यूथ जो काम कर रही है ना खेमों में जाके, और आप बिल्कुल ठीक है, अप्रिशिएट करना चाहिए और ये आसान नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। अब स्टूडेंट्स आप जिस तरह से बार बार जिक्र कर रहे हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट का, और जिस तरह से उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया जा रहा है, जिस तरह से वो वहां पर पहुंच रहे हैं, सामान लेकर पहुंच रहे हैं, बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं, ये काबिले दाद है और अप्रिशिएट करना चाहिए। और आई वुड से कि हम तमाम लोगों को इस वक्त एक पेज पे होना चाहिए, जो जा सकते हैं, जो मदद कर सकते हैं, जो पहुंच सकते हैं वो पहुंचने की सूरत में करें, और जो फाइनेंशियली कर सकते हैं, जो यहां से हेल्प भेज सकते हैं, वो यहां से जरूर उसमें लेकिन पार्टिसिपेट करें किसी भी तरीके से। मुर्तजा साहब, आपसे मैं कमेंट लेना चाहूंगी, लास्ट पैगाम देना चाहूंगी बिफोर आई वाइंड अप दिस सेगमेंट, कि तमाम जो देखने वाले हैं, जो आपको सुन रहे हैं, वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मिशन एसआर का हिस्सा हम कैसे बन सकते हैं, प्लीज गाइड अस। जी, ये बड़ा आसान, देखें ये ना सिर्फ आजमाइश उन लोगों के लिए जो कि इफेक्टेड है, हमारे लिए भी बड़ी आजमाइश है कि हमने इस वक्त हम क्या कर रहे हैं। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए हमने एक बैंक अकाउंट नंबर हमारा जो स्क्रीन पे भी मेरे ख्याल में आप शेयर कर रहे होंगे। जी सर, हमारा बैंक अकाउंट है। आप जी आप उसमें कंट्रीब्यूट करें, और यकीन जानिएगा कि इसमें बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंसी होगी। और जिस तरीके से कि जिस मद में आप चाहते हैं, क्योंकि हमने इसमें आपके घरों की तामीर के लिए भी पैसे रखे हुए हैं, उसके लिए भी हमारे पास एक अमाउंट है 5 लाख रुपए, उसके लिए है, राशन के लिए 5,000 रुपए, कपड़े और उसके लिए 5,000 है, अद्वियात के लिए है, और मेडिकल कैंप के लिए 25,000 है, और कारोबार के लिए 50,000 है। आप हमें ये भी यानी किसी भी मद में आप हमें देना चाहते हैं, और इवन कि अगर आप इस लिहाज से देना चाहते हैं कि कोई आप आइटम्स जो है वो इन काइंड देना चाहते हैं, तो वो भी हम वेलकम करेंगे कि ये चीजें हैं, तो वो आप हमें कॉल करें हमारे नंबरों पर, तो इंशाल्लाह ताला वो चीजें हम खुद भी कलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप हमारी जो मुख्तलिफ फोकल पर्सन्स हैं उनसे राब्ता कर सकते हैं। तो दिस इज अ टाइम फॉर जॉइनिंग हैंड्स, और लेट्स बी पार्ट ऑफ दिस नोबल काज। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुर्तजा नूर साहब और डॉक्टर मोहम्मद रिजी, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तो नाजरीन, एप्सेप और पामी ने सुपीरियर फाउंडेशन के ताउन से मिशन एसआर फ्लड रिलीफ फंड कायम किया है। इसमें आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, इसका आप हिस्सा भी बन सकते हैं। मैं एक पैगाम जो कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की जानिब से, वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, किस जज्बे के तहत वो अपने पाकिस्तानियों की, अपने हम वतनों की मदद करने के लिए कितनी एफर्ट कर रहे हैं और कितने लोगों को वो कलेक्ट करने में कामयाब हुए हैं। आइए उनका पैगाम सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात कर लेते हैं हालिया बारिशों के हवाले से।
जिसके बाद कश्मीर में वबाएं फूट पड़ी हैं। मुबैना तौर पर 3 दिन का अगर जिक्र किया जाए तो इन 3 दिन में 11 बच्चों से ज़ायद बच्चों की जान चली गई है। माहिरीन कह रहे हैं कि अभी मजीद वबाएं फूटने का डर है। इसी सिलसिले से बात करेंगे कि महकमा सिंध के भी क्या इकदाम हैं और वबाओं से निपटने के लिए क्या कुछ बरवक्त कार्रवाई या कोई तैयारी की जा रही है या नहीं की जा रही। हमारे न्यूज़ रिपोर्टर सरफराज कायम खानी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सरफराज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं, ओवरऑल क्या सिचुएशन है, रिपोर्ट करें। जी नबिया, अगर हम बात करें हैदराबाद जो सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, वहाँ से लेकर यहाँ नसरपुर रोड तक मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर जो सूरत हाल है, सिंध का दूसरा बड़ा शहर हो या कोई देहात हो या कोई ज़मीनें हो या सड़क हो, हर तरफ जो है वो तबाही के मनाजिर देखे जा सकते हैं। जब हम यहाँ पहुँचे हैं नसरपुर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नसरपुर के उस मरकज़ी शाहराह पर जो यहाँ से मटियारी को होते हुए नेशनल हाईवे को जाकर मिलाता है। यहाँ पर सड़क के दोनों साइडों पर जो है सूरत हाल तबाही की है, चाहे ज़मीनें हों चाहे देहात हों, हर तरफ जो है वो पानी है और हर जो देहात है वो ज़ेर आब आ चुके हैं मुकम्मल तौर पर। यहाँ जो दूसरी परेशानी है जो ज़मींदारों के लिए वो ये है कि उनकी जो तैयार फसल थी, गन्ने की फसल हो या कपास की फसल हो या मिर्च की फसल हो, वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर जो है वो तबाह हो चुकी है। पानी जो है वो एक सड़क से, एक देहात से होकर सड़क अबूर करके दूसरे देहात में जो है वो दाखिल हो रहा है। इतना जो है वो पानी बढ़ चुका है। इंतज़ामिया की जानिब से कोई इक़दाम यहाँ होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर हम यहाँ मुतासरा इलाकों की बात करें तो वहाँ पर सूरत हाल कुछ ऐसी है कि लोग जो मुतासिर हुए इन इलाकों से वो अपनी मदद आपके तहत जो अपने बचे हुए माल मवेशी थे उनको लेकर खुश्क जगहों पर मुंतकिल हुए, महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए। जिसको जहाँ जगह मिली वो वहाँ जाकर उन्होंने अपने कैंप लगाए। यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि सड़क के जो किनारा है वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और लोग जो है वो यही पुकारते हुए नज़र आ रहे हैं कि इंतज़ामिया कहाँ है। इंतज़ामिया की जानिब से ना तो उन्हें कोई रिलीफ दिया जा रहा है, ना ही उन्हें कोई इमदाद दी जा रही है। इंतज़ामिया के हवाले से जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनका भी ये कहना है कि जो मुखैर हज़रात हैं वो तो उनकी मदद को पहुँच रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जो ज़िम्मेदारी है, अव्वलीन ज़िम्मेदारी ये होनी चाहिए कि जो मुतासरीन हैं उनकी बहाली के लिए इक़दाम किए जाएँ और उनके जो है अशिया ज़रूरियात जो है वो उनको पहुँचाई जाए हर सूरत। यहाँ पर जो सबसे तशवीशनाक बात है वो ये है कि जो यहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ हैं, जो ख़वातीन हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनमें गैस्ट्रो और जो जल्द की प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। कोई मेडिकल कैंप हमें हैदराबाद से यहाँ तक जो है नसरपुर सड़क तक कोई नज़र नहीं आया कि कोई मेडिकल की वैन यहाँ पर नज़र आ रही हो या कोई मेडिकल का अमला यहाँ पर जो है वो लोगों को तिब्बी मुआयना करता हुआ नज़र आ रहा हो। सिर्फ़ और सिर्फ दावे किए जाते हैं कि जो इंतज़ामिया है वो यहाँ पर इक़दाम कर रही है, जबकि लोगों का यह कहना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो बहुत ज़्यादा जो है हालात ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास खाने को नहीं है और एक नया जो है इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। इंतज़ामिया जितने दावे कर रही है इससे अगर 10% भी काम कर लिए जाए तो शायद लोगों की शिकायत जो है वो दूर हो सके। जो सड़कें, जिन सड़कों का मैंने जिक्र किया, वहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनकी एक अनोखी शिकायत हमें हमारे सामने उन्होंने रखी। उनका ये कहना है कि जो इंतज़ामिया के लोग हैं, बजाय हमारे लिए इक़दाम करने के, बजाय हमें जो है हमारी मदद करने के, हमें धमकाया जा रहा है कि फ़ौरी तौर पर सड़कों से जो है वो अंदर की तरफ हो जाए, सड़कें जो है वो खाली कर दें, जो सड़कों पर उनके मवेशी हैं उनको वहाँ से ले जाएं, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से जो राउकी का इलाका है, वहाँ के जो देहात हैं वो जो है वो मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हमें नज़र आए। वहाँ पर 22 एकड़ पर जो देहात और जो रिहायशी मकानात थे जो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज कायम खानी, आप हमें अपडेट करते हैं। बड़ी ही मतलब अफसोसनाक सिचुएशन है, हालात है जो आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। इंतज़ामिया, सूबाई हुकूमत अगर एक्टिवली काम करे और पार्टिसिपेट करे और बर वक्त इंतजाम किए जाएँ तो मेरे ख्याल से सिचुएशन कुछ बेहतर हो सकती है, जो कि अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में लेंगे ब्रेक, हेडलाइन ब्रेक्स के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे इन नियो पाकिस्तान। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। तो नाजरीन, अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन पर जो एक भौचाल इस वक्त तारी हो चुका है। शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस पर एक बड़ा सवालिया निशान पैदा हो चुका है। उनकी फिटनेस के हवाले से बात हो रही है। वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी की जो शिरकत है वो खतरे में पड़ चुकी है। शाहीन अफरीदी श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अनफिट हुए और उन्हें इंजरी होने के बावजूद, ये बात नॉलेज में होने के बावजूद, उन्हें नेदरलैंड्स ले जाया गया। इंजरी की नौयत संगीन होने के बाद रिहैब के लिए लंदन भिजवाया गया। अब स्पोर्ट्स मेडिसिन के एक्सपर्ट का कहना है कि इस किस्म की इंजरी ठीक होने में कुछ वक्त दरकार होता है, टाइम लगता है। सवाल ये पैदा होता है कि इंजरी के बाद शाहीन शाह फौरी तौर पर वतन वापस क्यों नहीं आए। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इन कॉन्वर्सेशन स्पोर्ट्स के तज्जिए के लिए मिर्जा इकबाल बेग साहब। बहुत शुक्रिया बेग साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। शाहीन शाह का मसला जुलाई से चल रहा है, इनको तब से ही रिहैब नहीं किया जा रहा, अब मामला लंबा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आप इस डिले पर? एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह खैर नबिया आपको और आपकी पूरी टीम को। शाहीन शाह अफरीदी एक ऐसा बॉलर के रूप में सामने आया कि आइंदा चंद बरस तक वो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का बोझ अपने कांधों पर उठा सकता था। लेकिन जिस तरीके से उसको ट्रीट किया गया है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर उसकी इंजरी हो गई थी तो आपको रिहैब करने के लिए उसको वापस वतन भेजना चाहिए था। आपने उसको नेदरलैंड लेकर चले गए और अब वो दुबई में मौजूद है, वहाँ तमाशाई की हैसियत से मैच देख रहा है। तो फिर और 23 अक्टूबर को हमारा मैच है भारत से वर्ल्ड कप में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। और जिस तरीके से जो रिपोर्ट्स आई हैं, मुझे पता चला है कि डॉक्टर सुमरो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डॉक्टर हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी। उनकी रिपोर्ट शायद लीक भी हो गई है कि इसको जल्द से जल्द रिहैब के पर भेजा जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसमें इसकी इंजरी को रिकवर करने में तकरीबन 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। अब इस T20 एशिया कप के बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, 7 T20 खेलेगी। वहां तो शाहीन अफरीदी एक्शन में नजर नहीं आएगा। फिर उसके बाद अक्टूबर के फर्स्ट वीक में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड जा रही है, जहां न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के साथ वो एक ट्रायंगुलर सीरीज खेलेगी। तो आखिर शाहीन अफरीदी कब फिट होंगे और फिट होने के बाद वो मैच प्रैक्टिस कब हासिल करेंगे, ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। डायरेक्ट वो फिट होकर तो नहीं खेलने लग जाएंगे। तो ये टीम मैनेजमेंट की, लेकिन यहाँ पर जो बड़ा सवालिया निशान बनता है वो पीसीबी मेडिकल पैनल का बनता है कि ये अब तक क्या कर रहे थे और इस पूरे मामले को, उनके फिटनेस को आखिरकार संजीदगी से क्यों नहीं लिया गया। देखिए, मेडिकल पैनल ने तो लिखकर भेज दिया होगा ना, ये टीम मैनेजमेंट का भी काम है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरबाब इख्तियार का भी काम है। रमीज राजा नजर नहीं आ रहे, 1 महीने की छुट्टी पर वो इंग्लैंड गए हुए हैं, तो ये उनका भी तो काम है ना कि देखे। मेडिकल पैनल की रिपोर्ट सुना लीक हो गई, मैंने आपको पहले भी बताया, तो उन्होंने इनको कहा कि इनको 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। तो आपको उसी वक्त काम शुरू करना चाहिए था। भारी तनख्वाहों पर रखा हुआ है पूरा मेडिकल पैनल, तो आप उनको किस बात की तनख्वाह दे रहे हैं। और हमारे प्लेयर्स का फिटनेस प्रॉब्लम हो रहा है। आप देखें जो भारत के खिलाफ मैच हुआ, अब आप देखें पहले तो शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हुए, फिर मोहम्मद वसीम जूनियर अनफिट हुए, फिर उसके बाद मैच में आप देखें रिजवान का जो है ना क्रैम्प्स पड़ गए, हैमस्ट्रिंग पुल हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरीके से नसीम शाह, उनका भी क्रैम्प्स पड़े, हारिस रऊफ, उनके साथ भी प्रॉब्लम हुई। तो बाद लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम हॉस्पिटल से सीधा आ गई है खेलने के लिए एशिया कप T20। तो फिटनेस पर तवज्जो देना किसका काम है? ये क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट का काम है। अगर वो नहीं देख रहे तो फिर कौन देखेगा इसको? तो बेग साहब, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। जिन खिलाड़ियों के आपने नाम लिए, एशिया कप में भी भारत के खिलाफ मैच में देखा कि यंग फास्ट बॉलर्स इंजरी का शिकार हुए। तो मेडिकल पैनल वक्त के साथ साथ प्लेयर्स के अनफिट होने का नहीं पूछते। जैसे अभी आपने मोहम्मद रिजवान की बात की, नसीम शाह का जिक्र किया, हारिस रऊफ का जिक्र किया, तो इसको क्या सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा? इस मामले को सॉल्व नहीं किया जाएगा? बड़े नाम हमारे इंजर्ड हो रहे हैं, हमारे प्लेयर्स हो रहे हैं, आगे कैसे परफॉर्म कर पाएंगे? देखिए, जब मिकी आर्थर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच थे, तो उस वक्त फिटनेस टेस्ट होता था, यो टेस्ट होता था। खिलाड़ियों को मई की सख्त गर्मी में गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में सीढ़ियों पर चढ़ाया जाता था, नीचे उतारा जाता था। बड़ा एक जैसे कहते हैं सख्त किस्म का टेस्ट होता था, लेकिन अब वो टेस्ट होना खत्म हो गए। तो अब इनसे पूछे
कि खिलाड़ियों की फिटनेस जो है वो सबसे वाइटल रोल प्ले करती है। और इम्पोर्टेंट इवेंट आने वाला है, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर बोर्डिंग और लॉजिंग की फैसिलिटीज के लिए नहीं है, वहां पर खिलाड़ियों को रिहैब भी कराया जा सकता है, क्योंकि वहां बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन कौन करा रहा है? नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर जो है नदीम खान, वो खुद सिफारिश पर आए, 2 टेस्ट मैच खेले, उन्होंने लेवल 3 तक का कोचिंग कोर्स किया हुआ है और वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी देख रहे हैं। अगर कॉम्पिटेंट आदमी हेल्म ऑफ अफेयर्स पर होगा तो वो तमाम चीजों पर नजर रखेगा और लोगों से काम लेगा। तनख्वाह दे रहे हैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनसे काम लेना चाहिए इन्हें। अच्छा बेग साहब, एशिया कप से अब शाहीन शाह बाहर हो गए हैं, मुझे तो जाती तौर पर बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़े पसंदीदा खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है सबके। अब उनकी जगह फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को जगह दी गई है, जिनके बॉलिंग एक्शन पर भी थोड़ा सा एतराज उठता है, आप बेहतर बता सकते हैं। तो अगर शाहीन शाह T20 वर्ल्ड कप तक फिट नहीं हो पाते तो उनकी जगह फिर आप क्या समझते हैं किसको टीम में लिया जाएगा? देखिए, हसनैन बड़ा तेज बॉलर है, उसने बिग बैश में जो बॉलिंग की उसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन ने उस पर चेकिंग का इल्जाम लगा दिया, बहुत तेज गेंदें की, फिर उसने रीहैब किया, यहाँ आया, उसने अपने बॉलिंग एक्शन को रीमॉडल किया, वापस गया, अभी वो 100 लीग खेल रहा था इंग्लैंड में, जो 100 गेंदों का टूर्नामेंट है, उसमें उसने बड़ी तेज बॉलिंग की। लोगों ने देखा ऑस्ट्रेलिया का मार्नस स्टोइनिस जो था वो उसकी तरफ इशारा कर रहा था कि उतनी तेज गेंदें की। तो मेरे ख्याल में हम खिलाते नहीं है ना नबिया, हम लड़के को 1 मैच खिलाया, 3 मैच बाहर कर दिया, कॉन्फिडेंस आप नहीं देंगे, और अगर कोई अनफिट हो जाए तो फिर दूसरा प्लेयर कैसे उसकी जगह लेगा? दहानी को देखें आप, घुमाते फिराते रहे, दहानी को मौका मिला, उसने बैटिंग भी करके दिखाई, बॉलिंग भी की। तो आप कंसिस्टेंट मौके, आप बेंच स्ट्रेंथ को मौका दें। हम लोग बेंच स्ट्रेंथ को मौका नहीं देते, पत्थर पर लकीर की तरह एक ही कॉम्बिनेशन खेलता चला जाता है। नेदरलैंड जैसी कमजोर टीम के खिलाफ भी हमारे तमाम टॉप के क्रिकेटर्स खेले, सिवाय आखिरी मैच के। तो ये सोचना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को, रमीज राजा साहब को, टीम मैनेजमेंट को, कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कैसे आगे की तरफ लेकर जाना है। वैसे शाहीन शाह के रिप्लेसमेंट या मुतबादिल आप देखते हैं मोहम्मद हसनैन को, आपको लगता है कि ये एक अच्छी रिप्लेसमेंट होगी या मुतबादिल कोई और बेहतरीन ऑप्शन आपकी नजर में है? क्या कमेंट करेंगे, राय करेंगे आप इस पर? देखिए, हसनैन ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, वरना टीम में जो लॉबी है वो तो हसन अली को शाहीन शाह के मुतबादिल के तौर पर रख रही है। वो तो खुशकिस्मती है लोगों की और बदकिस्मती है हसन अली की कि वो देर से पहुंचे दुबई, वरना उनको मैच खिला देते भारत के खिलाफ। नसीम शाह खेले, हारिस रऊफ खेले, शाहनवाज दहानी नहीं खेलते वो मैच। मेरे ख्याल में हसनैन से अच्छा रिप्लेसमेंट नहीं होगा शाहीन शाह अफरीदी का। दुआ करें वो फिट हो जाए, हम तो ये चाह रहे हैं कि वो फिट हो जाए। अच्छा बेग साहब, अगर हम जरा ये पास्ट मैच का भी तस्करा कर लेते हैं, मिडिल ऑर्डर हमारा प्ले नहीं कर पा रहा है, पहले भी इस बारे में तस्करा हुआ, क्या वजह है, कौन से हमारे वीक पॉइंट्स हैं, कहां पर स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है, आगे परफॉर्म करना है, बड़ा मार्का, बड़ा इवेंट आ रहा है, अब खिलाड़ी भी अनफिट हो रहे हैं, तो कहां बेहतरी की जा सकती है? देखिए, बड़ी वजह ये मिडिल ऑर्डर में जिन लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है वो पावर हिटर्स हैं, चाहे वो इफ्तिखार अहमद हो, चाहे वो खुशदिल शाह हो, आसिफ अली हो, हैदर अली को तो मौका ही नहीं दिया। आपको मिडिल ऑर्डर में एक सॉलिड बैट्समैन की जरूरत होती है, क्योंकि आपकी बैटिंग बहुत इन्हिसार करती है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान पर और किसी हद तक फखर जमान पर। अगर ये तीनों जल्दी आउट हो जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर में ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए जो स्ट्राइक को रोटेट कर सके, सिंगल डबल्स लेकर इनिंग्स को आगे की तरफ बढ़ा सके। हमारे यहाँ जो जाते हैं मिडिल ऑर्डर देखते हैं ना कि अगर बाबर आजम नहीं चले तो फिर उसके बाद कोई भी नहीं चलेगा, मिडिल ऑर्डर फिर नाकाम हो जाता है। तो ये तो हम बात कब से सुन रहे हैं और हम कर रहे हैं कि हमें जरूरत है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा, बेहतरी नहीं हो पा रही। उसकी क्या रीजन है? उसकी वजह यही है ना कि आप अपने दोस्तों यारों को पसंद नापसंद की बुनियाद पर अगर आप टीम मुंतखब करेंगे। जो चीफ सेलेक्टर है मोहम्मद वसीम, तकरीबन 12 लाख रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे हैं, लैपटॉप से टीम सेलेक्ट करते हैं, उनको जो टीम दे दी जाती है वही टीम बना देते हैं। तो फिर क्या होगा? अगर आप शान मसूद को आपने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, चलें आप शोएब मलिक को ये कहेंगे कि जी हम माजी की तरफ नहीं देखना चाहते, हम आगे की तरफ देखना चाहते हैं, तो शान मसूद ने क्या बिगाड़ा था? मतलब एक किस्म की जिसे कहते हैं कि टीम के सिलेक्शन में नबिया बहुत ही चीजें ऐसी हैं कि जिन पर बड़ी तफसीली बात की जा सकती है। किस चीज का रोना रोए। पाकिस्तान क्रिकेट से हम सबको मोहब्बत है, टीम जीतती है तो हमारा सर फख्र से बुलंद होता है, लेकिन अगर टीम हारती है तो हमें दुख भी होता है। तो ये लोग ये नहीं समझते, हम अगर तनकीद करते हैं तो हमारा कोई भांजा भतीजा नहीं, हम तनकीद करते हैं बराए तामीर
कि चीजें बेहतर होंगी, पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाएगी, पाकिस्तान का नाम लोग देखना चाहते हैं फील्ड में, उनको चाह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रीजंस हैं वी ऑल नो। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी रोटेशन पॉलिसी को सर क्यों नहीं अपनाया जा रहा है? इसलिए नहीं अपनाया जा रहा कि टीम मैनेजमेंट में जो लोग हैं वो इतने ताकतवर नहीं हैं जितने के जो खिलाड़ी हैं वो ताकतवर हैं। कप्तान और नायब कप्तान की मर्जी पर पाकिस्तान की टीम मुंतखब होती है। मुझे लग रहा है सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ ये सब तनख्वाह ले रहे हैं। शॉन टेट तो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, उन्होंने भी अपना असिस्टेंट रख लिया है उमर रशीद को। सकलैन मुश्ताक के भी असिस्टेंट हैं शाहिद असलम, तो उनकी दिलचस्पी कुछ ज्यादा नहीं नजर आ रही और टीम वही मुंतखब कर रहे हैं बाबर आजम और रिजवान। जिन खिलाड़ियों पर उन्हें एतमाद होता है, मैं यूं कहूंगा जिन खिलाड़ियों पर उन्हें एतमाद है वो उन्हें मुंतखब करते हैं, जिन पर एतमाद नहीं उन्हें मुंतखब नहीं करते। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे और खिलाड़ियों की फिटनेस के हवाले से बात कर रहे थे, आने वाले टूर्नामेंट्स के हवाले से अपना तज्जिया सामने रख रहे थे। प्रोग्राम में लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। IMF का जो प्रोग्राम बहाल हुआ है इस हवाले से भी डिटेल डिस्कशन होगी इन प्रोग्राम। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो नाज़रीन, आलमी मालियाती फंड IMF की जानिब से प्रोग्राम की बहाली के बाद पाकिस्तान में डॉलर की कदर में कमी देखी गई है और अब देखना यह है कि IMF के प्रोग्राम के बाद क्या पाकिस्तान मुश्किलात से निकल जाएगा जिसका उसको सामना करना पड़ रहा था और करना पड़ रहा है। क्या डॉलर की कदर में कमी देखी जाएगी या फिर ये आर्जी सारा सिलसिला है? IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम 6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 6.5 अरब डॉलर कर दिया है। इसी हवाले से हम मजीद बात भी करेंगे। ये भी मैं आपके साथ शेयर करूं कि IMF के एलामिये के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम में जून 2023 तक की तोसी की मंजूरी भी दे दी गई है। इसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, माहिर मुआशियात, उनसे हम जानते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया इन न्यू पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमारी कोशिश है, हमारी ख्वाहिश है, कोशिश नहीं हमारी ख्वाहिश है कि IMF का कर्जों का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो। इज इट पॉसिबल? देखिए, बिल्कुल पॉसिबल है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जो IMF से मदद नहीं ले रहे और हम जिस वक्त जौहरी ताकत बने थे तो उसके बाद हमारा अगला हदफ यही होना चाहिए था कि पाकिस्तान को IMF के चुंगल से बाहर निकालें ताकि हम अपनी खुदमुख्तारी का, मालियाती खुदमुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। लेकिन बदकिस्मती से मुख्तलिफ हुकूमतों ने वो अपना इन्हिसार बढ़ा दिया और अब हमारे गिर्द घेरा तंग किया। ये जो ख्वाहिश है, मैं समझता हूँ कि ये उनका अज़्म होना चाहिए और वो कौम से ये कहें कि जी हम भी कोशिशें करते हैं, हम भी अच्छी पॉलिसियां बनाते हैं, कौम भी अपने अखराजात कम करे, कौम भी ये अहद करे कि हमें अपने वसाइल के अंदर जिंदा रहना है। अगर सिर्फ ये कौम तस्लीम कर ले और कोशिश करे कि अपने वसाइल से ज्यादा पैर ना फैलाएं, अखराजात ना करें, हुकूमत भी कहे कि हम गैर जरूरी इम्पोर्ट्स नहीं करेंगे, अगर हमारी बरामदात होती है तो हम उतनी कर लेंगे, तो यकीनन मुमकिन है। लेकिन आपने चूंकि ख्वाहिश के वक्त ख्वाहिश के लफ्ज़ पे जोर दिया है, तो मैं ये ख्वाहिश करूंगा कि वो अपने इस अज़्म का इजहार करें कि वो ये करेंगे, अपनी पॉलिसियां बताएं और कौम से पॉलिसियां मांगें। अगर ये वो कर लें तो इतनी बड़ी कामयाबी होगी जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए, महंगाई के लिए, कर्जों के बोझ से छुटकारा हासिल करने के लिए और इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़। ये इतनी बड़ी चीज़ें होंगी जिसका तसव्वुर इस वक्त मुहाल है, मगर बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन बड़े इक़दाम उठाने पड़ेंगे, खाली कहने से या लीपा पोती करने से नहीं होगा। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, हमारी कल परसों बात हो रही थी सलमान शाह साहब से भी, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, और वो ये कह रहे थे कि जो हमारी, ऑब्वियसली हमारा भी इस बारे में काफ़ी अक्सर डिबेट होती है, तस्करा होता है, जो हमारी इस वक्त जो इकोनॉमिक जो मतलब मुआशी जो स्टेबिलिटी है वो हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ कनेक्टेड है। तो ये बस कहेंगे अगर इंतखाबात हो जाते हैं आने वाले टाइम में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, जिससे हमारी जो है वो मुआशी जो स्टेबिलिटी है वो आएगी। मैं इस पर आपका कमेंट भी लेना चाहूंगी। इससे ज्यादा गलत बात नहीं हो सकती। इंतखाबात के बाद जो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, झगड़े बढ़ेंगे। उसकी वजह ये होती है कि एक तो सियासी पार्टियां ऐसे दावे करती हैं जिस पर उनको अमल नहीं करना होता, तो उसके बाद जो है ना वो लोग आदम एतमाद बढ़ता है। पाकिस्तान में हमने देखा है इलेक्शन के बाद हालात खराब हुए, खास तौर से एक हुकूमत है, आईनी हुकूमत है,
उसकी एक आईनी मुद्दत है तकरीबन जून तक। आप उसको मजबूर कर रहे हैं सड़कों पर लाकर कि जनाब आप वक्त से पहले इंतखाबात करा लें, और अगर आप मजबूर करके वो करा लेते हैं तो वो तो फिर एक और कन्फ्रंटेशन होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी गैर जिम्मेदारी की बात है। एक सियासी पार्टी के मकासद के हुसूल के लिए या उसकी इना की तस्कील के लिए इस किस्म की बातें करने के बजाय हम ये बातें करें, अगर हम अच्छी मालिशी पॉलिसियां बना लें। इस वक्त पाकिस्तान जो है हंगामी सूरत हाल है, सैलाब है, सियासी पार्टियां अफरा तफरी सड़कों पर आना, सियासी सरगर्मियां छोड़ दें, सैलाब ज़दगान की मदद करें, उनके आगे चल के बहाली की बात करें, मईशत बहाली की बात करें, गुर्बत में कमी की बात करें, महंगाई में कमी की बात करें, टैक्सों में ऐसा इजाफा करें जिससे आवाम का बोझ ना बढ़े, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करें, शरह नमू जो है वो बढ़ाएं, रोजगार के ज्यादा मौके लाएं, बरामदात बढ़ाएं, बजट खसारा कम करें। ये वो बातें हैं जो सियासतदानों को और आवाम को और माहिरीन को करनी चाहिए। ये सियासत बहुत हो गई, कितनी सियासत करेंगे आप? तो मुझे तो इस बात से सख्त चिढ़ है कि हम इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि एक पार्टी के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ हो, पाकिस्तान का मफाद हमारी तरजीह होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को मौका दें कि वो अपनी मुद्दत पूरी करे और इस दौरान में पाकिस्तान को खुद इंहिसारी की तरफ ले जाए, महंगाई को कम करे। अगर ऐसी पॉलिसियां बनाएं तो उसकी यकीनन हिमायत करें और मदद करें और कोशिश करें कि हमारा अपना अमल भी ठीक हो। ये ना हो कि हम अय्याशियाँ करें, हम बेतहाशा इंपोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल करें और फिर हुकूमत से कि तजारती खसारा बढ़ गया। तो पूरी कौम को मिलकर हुकूमत के साथ और हुकूमत को खुद जो है इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इस वक्त बहुत अहम मरहला है, सैलाब आ गया है, यूक्रेन की जंग चल रही है, मईशत बुहरान का शिकार है, IMF हमारे गिर्द घेरा तंग कर चुका है अमेरिका के कहने से। तो ये वक्त जो है इंतशार का नहीं है, ये वक्त है अपने आप को संभालने का, और सैलाब का कोई मामूली झटका नहीं है। ये बड़ा 5, 6, 7 साल लगेंगे। ऐसा ना हो कि कल को सब जाएंगे। ये जो बहाली की बात हो रही है वो बाद में भूल जाएंगे, सिर्फ रिलीफ की बात और रेस्क्यू की बात रह जाएगी। ये काफी नहीं है। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। डॉक्टर साहब, IMF बोर्ड ने पाकिस्तान को तकरीबन 1 अरब 17 करोड़ डॉलर जो जारी करने की मंजूरी दी, और ये कर्ज की रकम IMF की जानिब से इसी हफ्ते पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी जाएगी। कहाँ से कहाँ हम इस रकम से रिलीफ हासिल कर सकते हैं? नहीं, देखिए ना, ये तो रकम बहुत छोटी है। जिस वक्त ये किस्त मिल जाएगी उसके बाद आलमी मालियाती इदारे हमें कर्जे देंगे। वो पहले कह चुके हैं, हमने 4 अरब डॉलर के दोस्त ममालिक से वायदे ले लिए हैं, वो भी कहेंगे कि जी IMF के बाद मिलेंगे। तो मैं आपको ये यकीन दिलाना चाह रहा हूँ कि IMF की किस्त मिलने के बाद हमें और भी कर्जे मिलेंगे दोस्त ममालिक से, आलमी मालियाती इदारों से। हमारे रिजर्व्स बढ़ जाएंगे स्टेट बैंक के। हमें पाकिस्तान में कोई आदमी ये बात नहीं करेगा कि जी पाकिस्तान दिवालिया होने खुदा न खास्ता जा रहा है, या बुरानी कैफियत ख़त्म हो जाएगी। ये बिल्कुल रुपए की कदर में खासा इस्तेहकाम आ जाएगा। लेकिन इसके साथ ही आप देखेंगे कि शरह नमू सुस्त होगी, पाकिस्तान की महंगाई की शरह ऊंची रहेगी, रोजगार के मौके मैसर आएंगे। इसलिए कि IMF ने हमारी एक चाबुक दस्ती से, और उन्होंने खुल के कह दिया IMF ने कि पिछली हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से उनका मौजूद है जो माशी तरक्की हुई है वो नाहमवार है। यानी पिछली हुकूमत ने अशराफिया की मईशत अपनाई, और ये बात इशारों में IMF ने कह दी है। इससे पहले IMF ने ये कहा था कि जी 28 फरवरी को जो इमरान खान साहब ने फैसला किया था और ये जो मायदा तोड़ा था, वो उससे तबाही आई है। अगर वो ना होता तो 900 मिलियन डॉलर की हमें किस्त मिल जाती। उसके बाद बुहरान नहीं आता, रुपए की कदर जो 182 से 240 पर आ गई वो नहीं आती, 1000 अरब रुपए के टैक्सेस नहीं लगाने पड़ते, बिजली के नर्ख नहीं बढ़ाने पड़ते। ये जो तबाही बर्बादी आई है, मुझे अफसोस है कि मुस्लिम लीग नून इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ रही है और वो नाकाम रहे हैं कौम को ये बताने में कि IMF ने भी ये कहा है। हम तो पहले ही कह रहे थे ना 1000 अरब के टैक्स लगते, ना ये सब कुछ होता। ये उन्होंने किया, फिर उन्होंने टैक्स एमनेस्टी भी दे दी। तो उसने खुल के कहा है IMF ने कि उन्होंने जो तरक्की की थी वो नाहमवार थी, वो अशराफिया की मईशत को अपनाया गया था। तो कौम को ये बताना जरूरी है कि ये गलतियां हो चुकी हैं और हम मजीद गलतियां ये असद उमर साहब की ट्वीट आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी। वो कह रहे हैं अपनी ट्वीट में कि अब ये बेशरम लोग कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं कि IMF से मुआहिदा हो गया है। हालांकि खान साहब ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए IMF की शराइत ना मानते हुए तेल की कीमतें कम करके IMF को नाराज किया। तो सर, जिसकी वजह से मईशत खतरे में पड़ी, इस पर आपका मैं कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। देखिए, बात ये थी कि लोग जो पढ़े लिखे लोग हों उनको जरा एहतियात से बात करनी चाहिए और सियासत में इस हद तक ना चले जाएं। इमरान खान ने मुआहिदा करने के बाद तोड़ा था,
ये बात बिल्कुल गलत है। मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूं कि उन्होंने उनकी शराइत नहीं मानी। उनकी शराइत मान ली थी, उनकी शराइत तस्लीम कर ली थी। पाकिस्तान को $900 मिलियन की किस्त मिलने वाली थी, लेकिन चूंकि अपोजिशन को नो कॉन्फिडेंस की बातें कर रही थी तो दो फैसले उन्होंने किए। एक, यकतरफा तौर पर उन्होंने मुआहदा तोड़ दिया, और ये जो मैं मुआहदा तोड़ने की बात कर रहा हूं, ये मैं अकेला नहीं कर रहा, IMF की रिपोर्ट में ये मौजूद है कि ये मुआहदा तोड़ा गया था 28 फरवरी को। तो शराइत ना मानना, हम उनको सलाम पेश करते हैं। शराइत मानने के बाद सियासी मुफादात के लिए तोड़ना काबिल नफरत इक़दाम था। उसके साथ ही 1 मार्च को उन्होंने टैक्स एमनेस्टी का ऐलान किया, किसके लिए? प्रॉपर्टी माफिया के लिए। उसका भी IMF ने इशारा कर दिया है। तो मेरा कहना यह था कि ये जो अशराफिया की मईशत अपनाई थी, जिसका इशारा अब IMF भी कर रहा है, सियासी फैसले 28 फरवरी के किए, उससे पहले डिस्काउंट रेट गिराया, ये वो तमाम चीजें जिसकी वजह से बड़ी बर्बादी आई। लेकिन मुस्लिम लीग नून, उनके रहनुमा, उनके ये सारी बातें नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। इनकी अपनी गलतियां हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, इन्होंने भी गलत किया। इन्होंने भी IMF के साथ मामलात में ताखीर की, जिससे रुपए की कदर की और ये करना पड़ा। लेकिन पहले जिस तरह IMF ने इशारों में बताया, इनका फर्ज ये है कि जिस तफसील से मैं बता रहा हूं, ये अवाम के पास जाएं, अवाम को बतलाएं कि ये मुआहदा तोड़ा है। मुआहदा नहीं तोड़ते, उनकी शराइत नहीं मानते, तो हम तो सलाम पेश करते हैं। कुछ पर्सनालिटीज आपके भी नॉलेज में डेफिनेटली गुजरा होगा, आप भी एक तमाम खबरों पर आपकी भी गहरी नजर होती है कि कुछ लोग IMF से मुआहिदे में जो ये रुकावट पैदा करना चाह रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे थे। आपके ख्याल में वो मुल्क को किस सूरत हाल से दो चार करना चाह रहे हैं? आगे ही हम एक ऐसे मतलब पॉइंट पर आ खड़े जहां पर वैसे ही हम मुश्किलों में दो चार हैं, इतने चैलेंजेस हैं ऑलरेडी। नहीं, देखिए ना, इसमें तो आप पंजाब के जो वजीर खजाना थे, उनकी जो कन्वर्सेशन है, उन्होंने यही सवाल पूछा, ये जो आप बातें कर रहे हैं साहब, इससे क्या रियासत को नुकसान नहीं होगा? यानी उन्होंने ये चीज को रियलाइज किया कि ये जो हरकत कर रहे हैं, अगर उनको अपने कुछ एतराजात थे तो 2 दिन के बाद भी तो कर सकते थे। उन्होंने तो 24 घंटे पहले किया। मेरा कहना यह था, अपने हुकूक के लिए आप मीटिंग करें, बात करें। अगर हुकूमत नहीं मानती तो IMF का फैसला 29 को आना था, अब वो आप आ जाने देते, उसके बाद 30 तारीख को आप हंगामा कर देते। तो पंजाब के वजीर खजाना का जो ये तारीखी जुमला है, हालांकि वह हुकूमत का इत्तेहादी है, उनकी हुकूमत है, उन्होंने यही पूछा कि क्या ये रियासत के खिलाफ नहीं है। लेकिन ये इस किस्म की बातें जो है ना, ये सियासी मुफादात के लिए मेरे ख्याल से बहुत तकलीफ दे हैं। इनको तो ऐसा अमल पेश करना चाहिए जो कौम समझे कि हाँ भाई, सियासत अपनी जगह, मुल्क की मईशत, मुल्क के मफादात, मुल्क की सलामती अपनी जगह, उसको दाव पे लगाना मैं समझता हूँ कि काबिल नफरत कदम है और उसकी मजम्मत की जानी चाहिए, और ये अपनी गलती की कौम से माफी मांगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा, डॉलर की कदर में कितनी कमी बाकी हो सकती है आने वाले वक्त में आपके ख्याल में? देखिए, बदकिस्मती की बात यह है कि अगर ये सब कुछ नहीं होता और IMF से कर्जे आप लेने में गैर ज़रूरी ताख़ीर नहीं करते, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहले हमें जून में ये पैसा मिल जाना चाहिए था। हमारे गलत फैसले, और इस हुकूमत ने भी उनसे मुआहदे तोड़े। पहले ताजरों पर टैक्स लगाया, IMF को बता दिया, बाद में वापस ले लिया। तो उसकी वजह से इतनी तबाही बर्बादी आ चुकी है कि आना चाहिए था ये कम से कम 185 पर, लेकिन ये 185 पर नहीं आएगा, शायद 200 रुपए से ज़्यादा रहेगा, और इससे मईशत पर बहुत तबाहकुन असरात पड़ेंगे। ये बहुत बड़ी गलती की गई है। ये रुपए की कदर गिराना उस मुल्क के लिए जो कि 75 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स करता है, वो मईशत के लिए तबाहकुन होगा, महंगाई के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए, बरामदात के लिए। दूसरी, इन्होंने एक बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती की है, जिसको मैं पहाड़ जैसी गलती कहता हूँ। वो ये था कि जब से पाकिस्तान बना था, हम ये बात करते रहे थे कि हमारी बरामदात जो है और हमारी इंपोर्ट्स दोनों ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए ताकि तिजारती खसारा हो। अब मिफ्ता साहब ने एक नया फार्मूला पेश किया है। वो कहते हैं बरामदात प्लस रेमिटेंसेस मिला के इंपोर्ट्स के बराबर होनी चाहिए। यानी 31 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स वो ज्यादा करना चाह रहे हैं। ये है आग से खेलना। जो रेमिटेंसेस आती हैं वो इसलिए आती हैं कि उस डॉलर को आप सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल करें, उससे लग्जूरियस इंपोर्ट करना। ये जो पॉलिसी है, इसको मैं फिर कहूंगा ये आग से खेलना है। आप इंपोर्ट्स को अपनी बरामदात के अंदर रखें, पाकिस्तान खुद इंसारी की तरफ जाए और ये पैसे को सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल करें। मैं समझता हूँ इस पॉलिसी को अगर तब्दील नहीं किया तो बड़ा नुकसान होगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन न्यू पाकिस्तान। और पूरी जो एक इस वक्त सूरत हाल जिससे पाकिस्तान दो चार है, जो मौशी बहरान है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो, इसके हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे थे, फैक्ट सामने रख रहे थे। प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे रूह अफ़ज़ा के किचन में, देखेंगे आज की रेसिपी क्या है। स्टे विद अस।
वेलकम बैक, खुशामदीद। रोज़ा के किचन में हुमा ने आ जाते ही खुशबुएं भी खेल दी हैं हर तरफ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हुमा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, कैसी है हुमा? ये मुझे अचारी खुशबू आ रही है। पहले तो मुझे बता देंगे ये किस मसाले की खुशबू है और फिर आप बताएंगे क्या बनाने जा रही है। अच्छा नबिया, जो खुशबू आपको आ रही है वो मेथी की है, खुश्क मेथी, ड्राई मेथी जो होती है उसकी खुशबू है। और बनने आज हांडी बना रही हूँ जी। कोई स्पेशल हांडी है ये? नहीं, ये रेगुलर हांडी बना रही हूँ। बोनलेस? जी, बोनलेस हांडी है। और बोनलेस हांडी की सबसे मज़े की बात जो मुझे लगती है, हर किसी की अपनी पसंद है, लेकिन मुझे जो चिकन में थाई पीस होता है ना वो ज़्यादा जूसी लगता है, खाने में भी आराम से खाया जाता है, दांतों में नहीं फंसता। और हांडी जब भी आपने बनानी है या मलाई बोटी होगी उसके अंदर आपने चिकन बोनलेस थाई का इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो जी सबसे पहले जो है मैंने तो आपने अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट तो बता दी है, खुशबू भी खेल दी है आपने। तो मेथी का इस्तेमाल नॉर्मल जो घरों में हांडी बनती है यूजुअली लोग नहीं करते, नहीं किया जाता, लेकिन जब लास्ट पे हम क्रीम के ऐड करने के साथ साथ ऐड करेंगे ना मेथी, तो उसका जो मजा और खुशबू और जायका है ना वो पता चल जाएगा। भाई ऐसे ही तो हम हुमा के फैन नहीं है ना। अब देखें वो क्रीम ऐड कर रही हैं, अब वो खुश्क मेथी ऐड कर रही हैं, तो फिर आप सोचो ना कि टेस्ट जितना वो गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो सबसे पहले जी घी ले लिया था या ऑयल ले लें आप। उसके अंदर आपने जो चिकन बोनलेस है उसको आपने फ्राई कर लेना है। जब थोड़ा सा इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा ना नबिया, इसके अंदर हमने सबसे पहले जो है ना आपने नमक ऐड करना है। अच्छा। सॉल्ट, और सॉल्ट ऐड करेंगे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है नमक ऐड कर लें। इसके अलावा मैंने क्या किया है कि प्याज लिए हैं जी, जो कि अच्छी खासी कीमती हो चुकी है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं। आपने सिर्फ 2 प्याज लेनी है मुनासिब साइज की, और 1 टमाटर ले लेनी है, और साथ में आपने 5 से 6 जवे ले लेने हैं लहसुन के। इनको आपने बॉयल कर लेना है। स्टीम करना चाह रहे हैं स्टीम कर लें, मैंने इसको सिंपली बॉयल किया हुआ है। और साथ में जो है इसको बॉयल करके आपने निकाल लेना है। कोई ब्लेंड करके प्याज, टमाटर और अदरक, प्याज, टमाटर और लहसुन बिल्कुल। और उसके साथ जो है अदरक कुटी हुई, वो जब मैं ये नमक ऐड कर लिया मैंने, उसके बाद जो है मैं ये अदरक कुटी हुई आप मतलब कि मैं देख रही हूँ कि आप रेगुलर तरीके से जरा हट के भी बना रही, तो इसका टेस्ट फिर रेगुलर हांडी से अलग होगा, डिफरेंट होगा। अच्छा, बात ये अक्सर माएँ कहती हैं कि चीजें तो वही हैं तो सब कुछ डाल के पका दो। मेरी अम्मी भी सुन रही होंगी, कह रही कि देखो बहुत पड़ी शो में जाकर भी, तो वो फिर फर्क आता है टेस्ट का। चीजें इंग्रेडिएंट्स तो वही सब कुछ डल रहा है ना। बिल्कुल। और अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, जिस तरह अभी मैंने अदरक का आपको बताया, अगर आप उतनी सी अदरक उस वक्त निकाल लें, उसको उसी वक्त छीले और कूटे और उसको बनाए, तो यानी मेथड चेंज करने से जायका फर्क हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोसेस चेंज करने से उसकी कुकिंग टाइम चेंज होता है फॉर श्योर। अच्छा, अभी जो आप कुक कर रही हैं ये सिर्फ आपने खुश्क मेथी में सिर्फ चिकन ऐड किया है? नहीं, खुश्क मेथी अभी ऐड ही नहीं की, मैंने भिगो दिया। जब भी खुश्क मेथी इस्तेमाल करें नबिया, मैं सुनने वालों को भी बता दूं कि चूंकि वो ड्राई की जाती है तो थोड़ा बहुत उसमें मिट्टी या थोड़ा सा उसको आप धो लिया करें, ताकि थोड़ा आपको यकीन हो जाए कि साफ सुथरी चीज से आप चीज बना लें। अभी मैंने इस ऑयल के अंदर चिकन ब्राउन किया था, नमक ऐड किया है और अदरक कुटी हुई वो ऐड किया है। अब इसके साथ ही जो है नबिया मैं ऐड कर दूंगी ये जो मैंने 3 चीजें बॉयल की हुई है, जिसके अंदर प्याज है, उसके साथ लहसुन है और टमाटर है। ठीक है। और इसको मैंने पेस्ट नहीं बनाई, इसको सिर्फ बॉयल किया है। मतलब मैश हल्का सा हम कर लेंगे। ये मैश अब जब मैं बॉयल होगी तो जाहिर है, एक तो भुनी जब लगेगी गोश्त को तो मसाला जो है वो खुद ही बहुत अच्छा तैयार होगा। बिल्कुल पानी के बगैर आपने निकाल दिया। बिल्कुल। अब पाउडर फॉर्म में ही आपने इसके अंदर जीरा इस्तेमाल करना है और साथ में सूखा धनिया इस्तेमाल करना है, लेकिन साथ साथ जी थोड़ी सी हल्दी जाएगी फॉर कलर एंड टेस्ट। बिल्कुल। और उसके साथ लाल मिर्च जाएगी कुटी हुई, दड़ा मिर्च नहीं, सिर्फ लाल नमक हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। ब्लैक पेपर भी ऐड करेंगे लेकिन हम लास्ट पे थोड़ी सी। उसके साथ जीरा जो है वो पाउडर फॉर्म में। जीरा आप ऐड कर रही हैं, वो ऐड करना है हमने। सूखा धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। सूखा धनिया और जीरा पाउडर ऐड कर दिया। अब इसको हमने भून लेना है। अच्छा, इसके साथ जो है जब तक ये नबिया भुनेगा, साथ ही जो टमाटर मैं बता रही थी, टमाटर लहसुन प्याज, वो अच्छे से घुल जाएगा। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसको मैश करने की या उसको ब्लेंड करने की। दही जो है वो मैं लूँगी, जब ये थोड़ा सा ऑयल छोड़ देगी, आधी प्याली के करीब दही है, वो ऐड करूँगी। ये हुमा की हांडी से मुझे आज याद आ रहा है कि कल ही मेरे मियाँ ने एक कमेंट किया, मुझे बड़ी हंसी आई। उन्होंने कहा अगर 200 रुपए की दाल बनती है ना, तो जब नबीहा दाल बनाएगी ना तो वो
1000 रुपए की बनाएगी। तो आज जो स्पेशल हांडी है इसमें क्रीम जा रही है और ऑब्वियसली यू नो टेस्ट का बहुत हुमा बिल्कुल जायका आता है। इंग्रेडिएंट्स आप देखें कि आप ऐड कर रही हैं, लेकिन तो ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं नबिया, ये मैं बिल्कुल अभी बेसिक हांडी से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ कि आपने आगे हमने इसको मुगलाई हांडी बनाना है, बादामी हांडी बनाना है, तो फिर उसमें डिफरेंट मजीद चीजें, तो उसके अंदर हम किसी में हम नट्स ऐड कर लेंगे, किसी में हम काजू ऐड कर लेंगे। इस तरह आज जिस तरह क्रीमी हांडी बन रही है तो उसमें अच्छा हुमा आपसे चले मैं फरमाइश कर देती हूँ। मैं रिसेंटली एक दावत पर गई और वहाँ पर कराची की डिश होती है। बिल्कुल आप मुतमईन रहें, मैं इंशाल्लाह इसकी खुद निगरानी करूंगा और आपको जल्द से जल्द हम इंशाल्लाह यहाँ से लेके जाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ काला में इस वक्त इंजा तो खणी जाते थे और चाहे तो जनरेटर आनी तो इस्तेमाल बिल्कुल थोड़ा बहुत ज्यादा ग्रेवी होगी बस इसमें। ये दही भी चला गया जी, ठीक है। क्रीम भी आप एंड पे ऐड करेंगी। अब जब ये दही थोड़ा अच्छे से भुन जाएगा इसके साथ, उसके बाद हम क्रीम ऐड करेंगे, ठीक है। तकरीबन कितना टाइम मजीद लेगा चिकन अभी मजीद कुक अभी होने बस में? 5 मिनट और लगेंगे। और गार्निशिंग इसकी हम धनिया है अप टू योर चॉइस और हरी मिर्च, अदरक के साथ भी हल्का सा कर सकते हैं, क्यूब्स कर सकते हैं लाइट सी जो। अगर आप जो है मुगलाई बना रहे हैं या उसके साथ बना रहे हैं काजू के साथ, तो काजू वगैरह। हम क्विकली रेसिपी शेयर बिल्कुल जी। सबसे पहले आपने ऑयल के अंदर जो है चिकन बोनलेस जो है उसको फ्राई कर लेना। जब वो कलर चेंज करने लग जाए तो उसके अंदर अदरक जो है कुटी हुई वो ऐड कर दीजिए। उसके साथ जो है बॉयल किया हुआ था मैंने पहले से प्याज, टमाटर और लहसुन, उसको बॉइल्ड को आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, भूनना है। साथ में नमक मिर्च हल्दी ऐड कीजिए, जीरा पाउडर धनिया पाउडर ऐड कीजिए, भून लीजिए अच्छी तरह। उसके बाद जो है दही आधा कप के करीब वो ऐड कर लें। जब अच्छे से भुन जाएगा इसके अंदर मैं क्रीम ऐड करूंगी, सूखी मेथी जो है वो ऐड करूंगी 1 से 1.5 चम्मच के करीब, और उसके बाद इसको हम डिश आउट करने के बाद गार्निश करेंगे और नान रोटी के साथ सर्व करेंगे। थैंक यू सो मच हुमा। अब भाई टेस्ट करके कल ही आपको बता सकते हैं कि कैसा बना है हमारा चिकन हांडी का सालन। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, अब तक बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह आपसे कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज। Pakistan,